नमस्कार, मैं छत्तीसगढ़ अखबार के यूट्यूब चैनल इंडिया आजकल के स्टूडियो से सुनील कुमार। आवाज़ थोड़ी गड़बड़ है, मैं शुरू में ही आपसे माफ़ी चाहता हूँ। कल पूरे हिंदुस्तान में आपातकाल लागू होने के 50 साल पूरे होने की एक बरसी मनाई गई। सालगिरह उसको क्या कहें, कोई अच्छी बात तो थी नहीं। जगह जगह लोकतंत्र को लेकर बातचीत हुई। आपातकाल की सालगिरह पर हर साल बातचीत होती है उसी तरह की। 50 साल एक बड़ा मौका रहता है। बातचीत हुई तो मैंने कल आप लोगों के बीच कुछ बातें कही थी। मैंने अखबार नवीसी उसी दौर में शुरू की थी 76 में, तो कुछ बातें कल मैंने कही थी आपके बीच। लेकिन मैं चाहता था कि आपातकाल के दौर में जो लोग सक्रिय रहे उसके खिलाफ ऐसे किसी व्यक्ति से बात करूं। तो मुझको छत्तीसगढ़ के, मध्य प्रदेश के एक भूतपूर्व विधायक वीरेंद्र पांडे जी की याद आई, जिनसे हम पहले भी कुछ मौक़ों पर यहाँ बातचीत कर चुके हैं। आपको ध्यान होगा कि 2003 में जब अजीत जोगी की सरकार हार गई थी चुनाव और जोगी ने बीजेपी विधायकों को खरीद कर तोड़कर एक गैर भाजपा सरकार बनाने की कोशिश की थी, तो उसमें वीरेंद्र पांडे जी एक बड़े किरदार थे, जो अपनी पार्टी को बतलाकर पार्टी की सहमति से जोगी की साजिश में हिस्सेदार दिख रहे थे और रिकॉर्ड करते चल रहे थे जोगी की बातें। वो बड़ी लंबी कहानी है, उसके ऊपर फिर कभी और बात करेंगे। तो वीरेंद्र पांडे जी आपातकाल के उस दौर में रायपुर में सक्रिय थे। उनका जन्म छत्तीसगढ़ के बस्तर में हुआ है, लेकिन वो रायपुर की राजनीति में लगातार सक्रिय रहे। आपातकाल के तुरंत बाद 1977 में जब चुनाव हुआ विधानसभा का, तो वीरेंद्र पांडे जी जगदलपुर से, जो कि बस्तर की अकेली अनारक्षित सीट है, उससे विधायक बने थे जनता पार्टी के। तो आज वीरेंद्र पांडे जी हमारे न्योते पर हमारे स्टूडियो में हैं। हम उनसे उस दौर की कुछ यादें उनकी साझा करने का अनुरोध करते हैं। नमस्ते वीरेंद्र भाई। नमस्कार। आपातकाल कल 50 साल पूरे हुए, आपको भी कुछ याद आई होगी इस मौके पर पुराने दिनों की? मैं अब 50 साल चूंकि हो गए हैं, हाँ, इसलिए वो याद करने का मामला तो रहा नहीं। तो वैसे तो कोई याद आता नहीं है। अखबारों में निकलता है कि अब 50 साल हो गए, 49 साल हो गए, 51 साल हो गए, तब ध्यान में आता है कि आपातकाल लगा था। लेकिन बहुत सारे हमारे दर्शक ऐसे हैं जिन्होंने उस दौर को देखा नहीं है, जो उसके बाद पैदा हुए, तो उस दौर को देखा नहीं है, समझा नहीं है। मैं खुद भी 18 बरस का था जब अखबार में नौकरी करनी शुरू की 76 में, तो मेरी भी यादें बहुत ज़्यादा नहीं है आपातकाल की। तो मुझको आपसे भी जो सुनने मिलेगा, समझ लीजिए वो मेरे लिए भी नई चीज़ें रहेंगी। आपको तो पता ही है कि अब तो कई नई नई बातें उसमें आ रही हैं, लेकिन उस समय हम सब लोगों को जो मालूम पड़ता था कि 12 जून 1975 को इंदिरा गांधी के चुनाव को निरस्त, इलाहाबाद हाई कोर्ट जगमोहन लाल सिन्हा जी उन्होंने निरस्त कर दिया। तो उसके बाद फिर जो हमारी जानकारी है कि उस समय सिद्धार्थ शंकर रे थे, जो एक समय में पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री हुआ करते थे, कानून मंत्री उस समय कानून मंत्री थे जिस समय आपातकाल लगा। तो उनकी सलाह पर इंदिरा गांधी ने देश में आपातकाल लगाया। उसके पीछे पृष्ठभूमि चाहे कुछ भी बताई हो कि देश में सेनाओं को जयप्रकाश नारायण ने कहा था कि सरकार के नाजायज न माने करके। और एक बात और आपको याद दिलाऊं, इसके पहले की पृष्ठभूमि, ये तो चुनाव हुआ वो अलग बात है। 1, 2 और 3, 1-2 मार्च को दिल्ली में जनसंघ की अखिल भारतीय प्रतिनिधि सभा, मतलब राष्ट्रीय परिषद थी और कार्यकारिणी की बैठक थी, और 3 मार्च को वहाँ पर जनता मार्च हुआ था। अच्छा, वो भी सरकार के खिलाफ था और जयप्रकाश नारायण की अगुवाई में हुआ था। वो जनसंघ का नहीं, 1-2 तो जनसंघ का अधिवेशन था। ठीक। 3 मार्च को सब दलों का मिलाकर सर्वदलीय था और की सभी पार्टी और उसको मतलब नेतृत्व कर रहे थे जयप्रकाश नारायण। यद्यपि पूरे देश का वातावरण ऐसा हो गया था कि सब पार्टियां लगभग एक साथ आ रही थी और इंदिरा गांधी के खिलाफ थी। ये उनके फैसला होने के पहले की बात है। वातावरण तो कांग्रेस के खिलाफ बनना बहुत तेजी से शुरू हो गया था
और ये जयप्रकाश नारायण की बात होती है, जो आपको मालूम है पहले बिहार से गुजरात से छात्रों का आंदोलन हुआ जिसको मोरारजी भाई लीड कर रहे थे। हाँ। उसके बाद मेष का आंदोलन बिहार का हुआ था जिसको इन्होंने जयप्रकाश ने किया, और बाद में धीरे धीरे उस आंदोलन को सब लोगों ने मिलके सरकार के खिलाफ का आंदोलन बना दिया। हाँ। तो ये दबाव तो उनके ऊपर था ही, और उसके बाद ये जो फैसला आ गया, तो फैसले के कारण अब इंदिरा गांधी बहुत असुरक्षित हो गई। हाँ। तो उसका उपाय उन्होंने इमरजेंसी के लिए इमरजेंसी लगा करके उस दिन सारे देश के बड़े नेताओं को तो बंद कर दिया उन्होंने। और यहाँ पर भी उसी दिन की बात है, लिमिया आए थे, मधुलिमिया आए हुए थे। तो रमेश बरलियानी, डॉक्टर रमेश वगैरह उनके साथ, क्योंकि ये समाजवादी पार्टी समाजवादी पार्टी और हमारे लोग उस समय क्या है, पूरे देश में सभी दल एक साथ मिलकर के काम कर रहे थे। तो उसी दिन ये लोग पकड़ लिए गए। सीपीआई शायद कांग्रेस के साथ रह गया था उस समय, बाद में फिर वापस आ गए। बाद में इमरजेंसी लगने के बाद तो सब वापस आ गए। तो मधुली में यहाँ 2-3 महीने 4 महीने रहे मधुली में, और रमेश बरलियानी भी गिरफ्तार हुए थे, डॉक्टर रमेश भी गिरफ्तार हुए थे। रमेश बरलियानी फिर बाद में छूट गए थे, अब कैसे छूटे मुझे जानकारी नहीं है। और डॉक्टर रमेश तो आखिरी तक रहे, 14 जनवरी को छूटे थे डॉक्टर रमेश, 14 जनवरी 1977 जब चुनाव की घोषणा हो गई थी। उस समय काफ़ी नेता छोड़ दिए गए, तो हम लोग को नहीं छोड़ा गया था। तो उस समय मेरे को भी ढूंढ रहे थे वो, और मैं उस समय डॉक्टर R.K. महावर जी के यहाँ के आर्टिकलशिप कर रहा था, चार्टर्ड अकाउंटेंसी के लिए आर्टिकलशिप कर रहा था। और उस समय शायद आपको याद होगा तो CA की परीक्षा रायपुर में नहीं होती थी, नागपुर में होती थी। नागपुर में होती याद है मुझको। तो मेरे साथ एक सबसे बड़ा संकट था कि हम भागते फिर रहे थे, क्योंकि मेरे पीछे भी पुलिस थी। तो कभी कार्यालय में, आपका बैकग्राउंड क्या था उस समय? RSS का था, जनसंघ का था, दोनों का था? मैं देखिए, अब वो लंबी बात हो जाएगी, लेकिन थोड़ा सा संक्षेप में बता देता हूँ। मैं जगदलपुर में B.Com कर रहा था। तो डॉक्टर जोगलेकर, प्रोफेसर जोगलेकर आप जानते हैं, हाँ। वो डीन भी रहे हैं। तो वो जगदलपुर कॉलेज में आए थे। उसी समय मेरा फाइनल का एग्जामिनेशन हुआ था B.Com का, परिणाम भी आ गया था। परिणाम में मैं मानता था कि मुझे फर्स्ट क्लास फर्स्ट आना चाहिए पूरे प्रदेश में। तो मेरे अकाउंटेंसी में मैं 100 नंबर का अंदाज लगा रहा था और मुझे 59 नंबर मिले थे। अच्छा। तो मैंने जोगलेकर साहब के सामने कहा कि देखिए, मैंने सारे सवाल सही किए हैं, मेरा मेथड अलग था, और शायद जांचने वालों को समझ में नहीं आया, तो उसने मुझे 59 नंबर दे दिए हैं। तो उन्होंने मुझे कहा, देखो मैं इसमें कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि उससे समय ना रिवेल्यूशन होता था ना केवल रीटोटलिंग होती थी। बोले रीटोटलिंग हो, उसमें कुछ नहीं होगा, लेकिन मैं तुमको एक प्रस्ताव करता हूँ, तुम एक काम करो कि तुम दुर्गा कॉलेज आओ, उसमें दुर्गा कॉलेज में और यहाँ पर भी थे वो, M.Com करो। उन्होंने कहा मुझे, तो मैं उनके प्रस्ताव पर यहाँ आया। आने के पहले दिन, मैं जिस दिन आया उस दिन किरोड़ीमल धर्मशाला में जनसंघ का कार्यालय हुआ करता था। मैं वहाँ गया कि भाई मैं यहाँ पर जनसंघ में काम करना चाहता हूँ, क्योंकि मेरे घर की पृष्ठभूमि थी। मेरे पिताजी संघ के स्वयंसेवक थे, वहाँ शाखाएं लगाते थे, और मेरे चाचा जी जो मोटा मोटा बस्तर में जनसंघ का काम उन्होंने शुरू किया था। तो मेरे घर से ही संघ और जनसंघ दोनों का चलता था। और वो जितने प्रचारक हैं वहाँ जाते थे। ये मोगे जी अभी जिनका देहांत हो गया, उस समय प्रचारक लोग होटलों में घर ही में रुकते थे, और वही एक आधार था जिससे परिवार जुड़ता था उनके साथ, कि उनका त्याग देखता था लोग। तो घर से ही मेरे संस्कार जनसंघ और संघ के थे। तो आके पहले दिन गया मैं वहाँ जनसंघ कार्यालय में। तो संयोग ऐसा हुआ कि वहाँ पर राज्य परिवहन निगम था, उसका किराया बढ़ाया गया था सरकार की तरफ से, मध्य प्रदेश सरकार की तरफ से। तो ये तय हुआ कि इसमें हम आंदोलन करेंगे। तो मैंने कहा, यार मैं भी इस आंदोलन में रहूँगा, मेरा भी नाम लिखो। तो उन्होंने कहा, देखो जेल जाना पड़ सकता है। उस समय ऐसा आंदोलन नहीं होता था, सवेरे किया शाम को खत्म हो गया। तो मैंने कहा, मैं जेल जाऊँगा, चूँकि मेरे अंदर वो प्रवृत्ति थी। तो फिर वो हमने 2-3-4 दिन के बाद वो आंदोलन था, आंदोलन किए, हम जेल भी चले गए। 4-5 दिन जेल में रहे। 17 लोग गए थे और 6 महिलाएं गई थी, 23 लोग जेल में गए थे। तो उसके बाद धीरे धीरे यहाँ पर मैं सक्रिय रहा। तो मैं युवा संघ हुआ करता था जनसंघ का,
युवा मोर्चा जैसे अभी है वैसे युवा संघ होता, तो उसका मैं बस पूरे रायपुर जिले का अध्यक्ष बनाया गया। तो उस दौरान मैं रायपुर जिले का युवा संघ का अध्यक्ष था। और वो जो मैं आपको थोड़ी देर पहले बता रहा था, उस युवा संघ के रहते रहते यहाँ पर आडवाणी जी आए थे। उस समय वो अखिल भारतीय अध्यक्ष थे शायद। अच्छा। हाँ, जनसंघ के। जनसंघ के। तो उनका यहाँ कार्यक्रम कराया था मैंने। 15 लोग थे कुल, लेकिन वो बिल्कुल नाराज नहीं हुए, पूरी बात कही उन्होंने कि उस समय पार्टी बहुत छोटी थी, धीरे धीरे बढ़ी। और विधायक होने के बाद मैंने एक बार, अटल जी हार गए थे चुनाव, वो अध्यक्ष थे, उनका दौरा मैंने पूरे बस्तर का करवाया था। और मतलब इतने सहज सरल लोग थे कि मेरे घर में पटे में बैठ करके भोजन किया उन्होंने, रसोई में बैठ करके, कोई तामझाम नहीं, कुछ भी नहीं। तो ऐसे लोग थे। ये है मेरे ख्याल से 80-82 की बात होगी, 85 की बात होगी, 85। लेकिन अपन पहले चलें 77 पे, 75 पे चलें। 75 आपातकाल शुरू हुआ। वो आपातकाल शुरू हो गया। तो ये तो आपकी क्या याद है शुरुआत की, क्या पता लगा आपको कि आपातकाल क्या है? अचानक समझ में नहीं आया। आपातकाल हो गया, वो युग धर्म का एक छोटा सा पर्चा शाम को निकला जिसमें कहा आपातकाल हो गया, इसमें इन लोग को गिरफ्तार कर लिया। अब हम लोग को आपातकाल समझ ही नहीं आया था कि चलो गिरफ्तार कर लिया, जैसे हमेशा कर लेते हैं, छोड़ देंगे। लेकिन दूसरे तीसरे दिन इसकी गंभीरता समझ में आई। और उसके बाद सब लोगों को कहा गया कि आप लोग अपनी अपनी भूमिकाएं तय करो। तो हमारी ये भूमिका बनी, यहाँ पर संगठन मंत्री थे केशव दवे, वो एक ज़माने में एग्रीकल्चर ऑफिसर थे, छोड़ करके आए। और आपको शायद मालूम हो ना मालूम हो, उनके पिताजी बद्रीलाल दवे, दादा साहब दवे बोलते थे, वो मध्य प्रदेश के संघ चालक हुआ करते थे। अच्छा। हाँ, उनका परिवार था। उस परिवार में फिर दूसरे एक और दवे हुए थे जो केंद्र में मंत्री भी हो गए थे। वो 2 प्रचारक एक घर से निकले थे, तो प्रचारक थे। ये भी अधिकारी थे, छोड़ के आकर के इन्होंने प्रचारक बने थे। अच्छा, उस समय यहाँ का दायित्व था मोरेश्वरराव गद्रे जी को। हाँ, गद्रे भवन नाम भी दिया गया। किरोड़ीमल धर्मशाला के ठीक सामने जो बना था, वो उस बनाने में मेरी भूमिका है। तो गद्रे जी उस समय वो शक्कर के बीमार थे। तो एक कोई शिविर हुआ करता था गुजरात में, वहाँ अपने इलाज के लिए चले गए थे जब आपातकाल लगा। तो दवे जी ही यहाँ प्रमुखता से काम कर रहे थे। तो फिर हम लोगों ने तय किया कि भाई ये जो सारा घटनाक्रम हो रहा है, अखबारों में आता नहीं, अखबारों में सेंसरशिप लगी हुई है, कुछ होता नहीं, इसलिए इन सब घटनाक्रमों की हम साइक्लो स्टाइल बना करके पूरे प्रदेश में अपने अपने कार्यकर्ताओं को भेजेंगे, जो जगह जगह पर उसको बांटेंगे, वितरित करेंगे। अच्छा। ये काम हम लोग करते रहे। इस बीच में जब पुलिस की बहुत ज़्यादा निगरानी मेरे ऊपर होने लगी, तो कई बार तो ऐसे ऐसे मौके आए कि हम कहीं पर रेलवे स्टेशन में सो रहे हैं। फिर एक हमने किराए पर एक मकान लिया हुआ था राजा तालाब में, वहाँ थे। वहाँ एक दिन पुलिस आ गई। तो एक दिन कार्यालय में सोया हुआ था मैं और लल्लू महावर सोए हुए थे। तो पुलिस आ गई, तो बोले वीरेंद्र पांडे का। हमने कहा पता नहीं यार, वो तो कहीं बहुत दिन से गायब है। हमने ही कहा कि नहीं है करके, और फिर वहाँ से चुपके से निकल लिए। फिर चूँकि मेरे को परीक्षा की भी तैयारी करनी थी, तो मैं महावर साहब, मैं इस बात का उल्लेख ज़रूर करना चाहूँगा, R.K. महावर चार्टर्ड अकाउंटेंट थे, जिनके यहाँ मैं आर्टिकलशिप करता था साहब। और उनके ही फर्म की तरफ से एक समता फाइनेंस करके एक फाइनेंस कंपनी थी सरदार की। अच्छा। वो सत्यनारायण धर्मशाला में उसका ऑफिस था। जब पुलिस बहुत पीछे पड़ गई, तो मैंने कहा यार मेरा तो वेश बदलवा दे, तो मेरे को एक मतलब वो पगड़ी बना के दे दे, परमानेंट पिन खोस करके, तो मैं कम से कम सरदार बन जाऊंगा, तो पुलिस मेरे को देख नहीं पाएगी। तो फिर उसी सरदार के वेश में मैं उनके घर में भी 1-2 रातें रुका। तो उनकी एक छोटी सी बच्ची थी, सिल्की सिल्की कहते थे, आजकल वो अमेरिका में है। तो वो मुझसे कहती थी, अंकल आप सरदार क्यों बने हुए हो? उसको समझ में नहीं आता था, मैं सरदार हुआ, उतार देता रहा टोपी। तो ऐसा हमारे पीछे बहुत ज़्यादा पुलिस पड़ी थी। तो फिर मेरे को परीक्षा की तैयारी भी करनी थी, तो मैं चला गया गीदम। वहाँ पर भी पुलिस की खबर आ गई, तो लकड़ी के ट्रक में बैठ करके फिर मैं यहाँ आया। तो ये सब भाग दौड़ होती थी, और इस बीच हम साइक्लो स्टाइल भी करते थे। तो उसमें हम इस प्रकार का सारा जो घटनाक्रम है, वहाँ पर ये घटना हो गई, वहाँ पर ये घटना हुई, पुलिस ने वहाँ ऐसा किया, वो क्या, जो जो खबरें हमारे पास आती थी उसको हम बना करके
बांटते थे। और उसमें अखबारों की क्या याद है आपको? आप लोगों को खबरें बनानी पड़ती थी, इसका मतलब है अखबारों में छप नहीं रही होगी अखबारों में जगह जगह में जो मान लीजिए आपको गिरफ्तार कर लिया, अखबार में वो खबरें नहीं आती थी। कहीं पर पुलिस ने कोई अत्याचार किया, वो खबरें आती नहीं थी। तो संघ के सोर्सेज, जनसंघ के सोर्सेज, जो जनसंघ का अपना अखबार जो था युग धर्म यहाँ पे बंद हो गया था। वो तो बंद कर दिया गया तत्काल उसी दिन बंद कर दिया उन्होंने। और मुझको अगर ठीक से याद है तो नवभारत और देशबंधु ये 2 बड़े पेपर यहाँ पर थे। हाँ, महाकौशल श्यामाचरण जी का खुद का अखबार था। इन अखबारों की कोई भी याद है क्या आपको उस दौर नहीं की? नहीं, वो कोई याद नहीं है। लेकिन कोई खबरें छपती नहीं थी खबरें। और युगधर्म जो छापता था, युगधर्म को तो उन्होंने उसी दिन से बंद कर दिया शुरू से। वो शाम को जो छोटा सा पर्चा आया ना, बस वो आखिरी था, उसके बाद बंद कर दिया उन्होंने। संपादक उसके बबन मिश्र थे उस समय। हाँ, बबन मिश्र थे। लेकिन उनको पुलिस ने कुछ नहीं किया, उनको नहीं पकड़ा, वो बाहर ही थे। तो इसी बीच चूँकि मैं इसलिए बाहर था क्योंकि मैं बहुत परेशान था, लेकिन मेरे सामने सबसे बड़ी समस्या थी, मेरे को परीक्षा देनी थी। और चार्टर्ड अकाउंटेंसी की साल में 2 बार परीक्षाएं होती हैं। एक उसकी तारीखें तय है, 1 मई और 1 नवंबर। लेकिन उस साल चूँकि 3 नवंबर को दिवाली थी, इसलिए उसको 6 नवंबर कर दिया। तो मैं जा कर के परीक्षा देकर आया, पगड़ी में गया, पगड़ी उतार देता था और परीक्षा देने जाता था। तो परीक्षा दे करके वापस आया। उसके बाद मैंने संघ के लोगों को कहा कि अब मैं बाहर नहीं रह सकता। तो उन्होंने मेरी एक तारीख तय की कि 1 दिसंबर को आप सत्याग्रह करेंगे। अब 1 दिसंबर को सत्याग्रह का दिन आया, उसके पहले एक सत्याग्रह हो चुका था। उसके पहले केवल 3 लोगों ने, अप्पा खरे के नेतृत्व में 3 लोगों ने सत्याग्रह की गिरफ्तारी दी थी। दूसरा मेरा नंबर था 1 दिसंबर का। तो 1 दिसंबर को मेरे साथ कोई आया नहीं, तो वो तारीख टल करके फिर 4 दिसंबर तय हुई, 4 दिसंबर 75। उस दिन ये 2 लड़के जो मैट्रिक की परीक्षा देकर आए थे, 16-17 साल के, 15-16 साल के रहे होंगे, सच्चिदानंद उपासने और महेंद्र फौजदार। अब ये महेंद्र फौजदार तो बेचारा मर गया। तो हमने फिर वही साइकिल स्टाइल किया, उस साइकिल स्टाइल के पर्चे बनाए। पर्चे बना करके हमने जय स्तंभ से शुरू किया, इंदिरा गांधी मुर्दाबाद और ये आपातकाल समाप्त हो, ऐसा करके हम नारे लगाते हुए निकले। हम पहुंच गए डीके अस्पताल तक। अच्छा। हमको किसी ने पकड़ा ही नहीं। हमने कहा यार कोई पकड़ नहीं रहा है, कैसा करें। तो फिर तय किया कि चलो अभी डीके अस्पताल के अंदर जाते, फिर अपने अपने घर चले जाएंगे, कल फिर करेंगे। लेकिन हमने इस बात का ध्यान नहीं दिया कि एक ट्रैफिक सिपाही हमारे पीछे पीछे साइकिल में धीरे धीरे आता रहा। और जैसे ही हम डीके अस्पताल गए, हमको घेर के पकड़ लिया उन लोगों ने और रिक्शे में बैठा करके सीधे कोतवाली में लाए। कोतवाली में लाए तो उस इंस्पेक्टर ने हम लोगों से तब तक पूछ लिया था क्या क्या नाम है, ये है वो है। एसपी बैठा हुआ था, नाम तो मुझे ध्यान नहीं कौन एसपी था। उसने उसको सैल्यूट मार के पहला वाक्य बोला, साहब ये बीरेन पांडे है। अच्छा। हाँ, क्योंकि मुझे ढूंढ रहे थे और 1-2 बार, जैसा मेरे को बाद में पता लगा कि मुझे गिरफ्तार दिखा के छोड़वा दिखा दिया था। ये बत्ती पड़ती थी उस समय कि भाई ये क्यों नहीं पकड़ा गया, ये क्यों नहीं पकड़ा गया, क्यों नहीं पकड़ा गया। तो फिर जेल हो गई हमको। ये 5 दिसंबर की बात है। 4 दिसंबर 1975। फिर उस दिन से जो हम जेल में रहे, तो फिर 21 मार्च 1977 को जिस दिन सब लोग छूटे। उस दिन क्या है, परिणाम आ गए थे लोकसभा के और कौशिक अंदर आए थे और उनका भाई अब आप लोग छूटोगे, अब इमरजेंसी हम लोगों ने ख़त्म कर दी है। फिर उसी दिन शाम को हम लोग छूट गए। लेकिन जेल में भी बड़ी कई ऐसी चीज़ें हुई जो शायद अच्छी नहीं थी, होना नहीं चाहिए। वो क्या था? 2-3 घटनाएं ऐसी हैं। एक तो लाठीचार्ज हुआ वहाँ पर। हाँ। होता क्या था, चूँकि राजनीतिक बंदी थे सबके सब और अंदर कोई बहुत अत्याचार होता था ऐसा नहीं है, बल्कि कुछ सुविधाएं भी हम लोगों ने खड़ी कर ली थी। सुविधाएं कैसी, 2-3 जेलों में वहाँ पर अलग अलग बैरकें होती थी। तो चूँकि काफ़ी लोग थे, 300-400 लोग के आसपास मीसाबंदी थे,
जिसमें सब राजनीतिक नहीं थे, मजदूर नेता भी थे, शंकर गुहन व्यापारी भी थे जो मीसा में शंकर गुहन योगी जैसे लोग भी थे। ये ऐसे कई प्रकार लोग थे और कुछ लोग बदमाश लोग भी, पुलिस को आसान लगता था चलो डाल दो उसको मीसा में करके, तो ऐसे लोग भी थे, लेकिन ज़्यादातर राजनीतिक ही थे। तो हम लोगों ने एक सिस्टम बना लिया था। क्या होता था, मीसा की 2 कैटेगरी होती थी। अच्छा, एक मीसा फर्स्ट और दूसरा मीसा सेकंड। ये क्या किस आधार हाँ, पे वो था? इस आधार पे, मतलब जो लोग कभी विधायक रहे हो, कोई इसमें रहे हो, कोई पार्टी के अध्यक्ष रहे हो, तो उनको मीसा फर्स्ट कैटेगरी देते थे। ठीक। कैटेगरी में अंतर केवल इतना था कि मीसा फर्स्ट को रोज का 2 रुपया 80 पैसे का राशन मिलता था। अच्छा, 2 रुपया 80 पैसे का। और मीसा सेकंड को कोई 1 रुपया 60 पैसे का। इसमें 700 ग्राम लकड़ी भी शामिल है। ये खान पान अलग रहता था? खान पान मतलब ये इतने रुपए का, इतने में कुल उनको राशन मिलेगा इतने में। और 70-75 का जमाना था, थोड़ा सस्ता जमाना था। इसमें 700 ग्राम लकड़ी भी थी। मीसा फर्स्ट और मीसा सेकंड में ये अंतर था, मीसा फर्स्ट को चाहे तो 4 डबल रोटी ले ले और उसको 2 ग्राम 1 ग्राम चाय पत्ती और 5 ग्राम 10 ग्राम शक्कर ये मिल जाती थी। और बाकी राशन उतना ही मिलता था एक आदमी के हिसाब से। तो उसको कुल पैसे के हिसाब में 2 रुपया 80 पैसा, जिसको बाहर ये कहा जाता था इनको 28 रुपया रोज का मिलता है करके। तो हम लोग करते क्या थे कि एक बैरक में जितने भी लोग हों, मान लीजिए 70 लोग 80 लोग एक बैरक में, तो उनका सबका इकट्ठा राशन मंगवा लेते थे, लकड़ी मंगवा लेते थे, और हमारे में से एक आदमी उसका इंचार्ज हो जाता था। और उनके सहायता से, कैदियों की सहायता से भोजन बन जाता था, थोड़ा खाने लायक होता था। जो वहाँ का भोजन होता था उससे थोड़ा ठीक भोजन मिल जाता। कहाँ के भोजन से? जेल के भोजन से। अच्छा, जेल में जो सामूहिक बनता था उस भोजन से ये भोजन थोड़ा सा खाने बेहतर रहता था। बेहतर रहता था, क्योंकि बना लेते थे एक साथ, सबका राशन ला करके बन जाता था, थोड़ा खाने लायक हो जाता था। दूसरी एक व्यवस्था वहाँ पर और कर रखी थी, वो भी उनकी सदा सहायता थी जेल वालों की, कि अब जेल में है, बहुत लोगों के परिवार को मिलना है, तो रोज़ तो वहाँ से मिलना होता नहीं था, जेल के जो नियम है उस हिसाब से। तो डॉक्टरों की एक टीम, जिसमें डॉक्टर रमेश, डॉक्टर केशव सिंह और एक डॉक्टर वाजपेयी हुआ करते थे, जसपुर की तरफ थे। अच्छा, बनवासी कल्याण उसमें काम करते थे। तो इन 3 लोगों की कमेटी थी, वो सिफारिश करते थे कि भाई ये लोगों को आप डीके अस्पताल भेज दीजिए, इनको ये बीमारी, इनको ये बीमारी, भेज दीजिए। तो कुछ लोगों को वहाँ परिवार से मिलना हो जाता था। और उस समय हमारे अध्यक्ष जो हुआ करते थे ब्रिजलाल वर्मा, और चूंकि उनकी अवस्था भी काफ़ी हो गई थी और बीमार रहते थे, तो करीब करीब उनका नाम रोज चला जाता था। तो वो रोज जाते थे। तो इसमें कुछ लोगों को आपत्ति थी। अच्छा, हाँ, एक देवशरण दुबे करके समाजवादी, यानी मीसा बंदियों में ही आपत्ति थी। क्योंकि शायद उनको मौका नहीं लगता था। अच्छा, ये सारे के सारे जनसंघ के लोग थे, ये अपने लोगों को थोड़ा पक्षपात करते होंगे, इनको मौका नहीं मिलता होगा। तो एक रोज मैं वहाँ जेलों में, मैंने बताया अलग अलग बैरकें होती हैं, तो हम बी बैरक में थे, और एक नई जेल कहलाती थी जिसमें बड़ा था, ज़्यादा लोग रहते थे। बी बैरक में तो 40-50 लोग ही रह पाते थे। वो भी मतलब उनके लिए जगह उतनी होती नहीं थी। वो क्या होता था, कब्र होती थी। आप देखे होंगे कभी जेल में, तो सीमेंट की ऐसी कब्र होती थी, ऐसी रहती है, ऐसी रहती है, सोने के लिए। और 2 कब्र के बीच में जगह रहती है। तो उसमें इतने ज़्यादा लोग थे, कब्र में हम आते नहीं थे। तो बीच में भी सोते? बीच में मैं, आप सोचो, डॉक्टर रमेश तो मोटे तगड़े थे, मैं और डॉक्टर रमेश इस दोनों इसके बीच में सोते थे। 40-50 लोग है, वो मुश्किल से 15-20 लोगों की कब्र रहती थी, 40-50 लोग उसमें रहते थे। उसको कब्र क्यों कहते थे? वो कब्र जैसा चबूतरा रहता है, इसलिए कब्र कहते थे उसको। तो उसमें मैं गया कई बार हूँ भीतर, लेकिन ये कब्र बोलते हैं ये मुझको नहीं मालूम। कब्र जैसा दिखता है ना, जैसे कब्र में वो एक ऐसा उठा के रखा है, इसमें ऐसा सिरहाना जैसा बना देते थे। तो उसमें मतलब तकिया तो होता नहीं जेल में, जेल में आपको एक कंबल दे देंगे और 2 चद्दर दे देते हैं। तो सिरहाना उसी को मान लीजिए आप, ऊंचा उठा देते, थोड़ा ऊंचा उठे रहता है सिरहाना। तो हमारा जो बी बैरक था,
ये बी बैरक में बहुत महत्वपूर्ण लोग, मतलब उस समय के राजनीति के महत्वपूर्ण लोग रहते थे। जैसे उसमें बृजलाल वर्मा थे, जो बाद में केंद्रीय मंत्री बने। हाँ, वो भी। अब पुरुषोत्तम कौशिक थे, ये भी बाद में केंद्रीय मंत्री बने। सरदारी लाल गुप्ता थे, और हमारे पूर्व विधायक थे मालूराम सिंघानिया, डॉक्टर रमेश में, सरदारी लाल गुप्ता, सोम प्रकाश गिरी। हाँ। ये जो थोड़े से राजनीति में जो दखल रखते थे, ऐसे प्रमुख लोग वहाँ पर रहते थे। शंकर गुहन योगी भी वहाँ था, उसी हमारे साथी था। तो एक घटना मैं बताता हूँ जेल के अंदर। अब स्वाभाविक रूप से जेल के कैदियों में भी कुछ ना कुछ ईर्ष्या का भाव होगा कि साले इनकी हमको सेवा करनी पड़ती है, ये अच्छा खाना खाते हैं। हालांकि वो जो कैदी साथ में रहते थे उनको खाना मिलता था। तो मैं और सोम प्रकाश गिरी नई बैरक में वॉलीबॉल खेलने का ग्राउंड था, तो हम लोग वॉलीबॉल खेल के लौट रहे थे। तो जो हॉस्पिटल का एरिया है वहाँ के, जहाँ पर ये बैठ करके तय करते थे कौन कौन जाएगा, तो मैं और सोम प्रकाश जी बस उसके सामने से गुजरे तो देवशरण दुबे गालियाँ बक रहा था डॉक्टर रमेश को, ये साला डॉक्टर जनसंघी हमको कभी जाने नहीं देता है, और साला वो बृजलाल वर्मा को रोज भेजते हैं। तो मैंने उसको बोला, भाई गाली मत दे, काय को गाली देते? बोले क्यों गाली नहीं दूंगा, साले हरामखोर लोग ऐसा करते हैं वैसा करते हैं। तो मेरे को क्रोध आ गया, तो मैंने उसको एक थप्पड़ लगा दिया, और सोम प्रकाश गिरी ने उसको उठा के पटक दिया। तो मैंने जैसा बताया कि ये जेल के लोग भी और कुछ कैदी भी थोड़ा बहुत चिढ़े हुए तो थे कि इनको सब सुविधाएं मिलती है। अच्छा। तो सीटी बजी, जिसको जेल में पगली सीटी बोलते हैं। पगली सीटी का मतलब होता है जैसे ही सीटी बजी वो लाठीचार्ज शुरू हो जाता है। तो जेलर वगैरह तो करते नहीं हैं, ये कैदियों के हाथ में पकड़ा देते हैं, पीला साफा नीला साफा। और जब पिटाई करना शुरू किया उन्होंने, तो हम लोग भाग के अपनी बैरक में आ गए। वहाँ का गार्ड जो था थोड़ा समझदार था, उसने क्या किया, हम सबको बंद किया, ताला लगा के और चाबी को फेंक दिया उसने। तो ये सब भागते हुए लाठीचार्ज करने वाले आए, बोले खोलो इसको। बोले भाई मेरे पास चाबी नहीं। बोले कैसे चाबी नहीं है? तो फिर वो जो जंगले बने रहते हैं, तो कुछ लोगों को ऐसे कोंचा, बाहर से लाठी से कोंचा, लेकिन वो कर नहीं पाए। वो थोड़ी सी चोट आई इनको, क्या कहने से, मालूराम सिंघानिया को पूजा कर रहे थे वो, तो उनको चोट आई। तो ये एक लाठीचार्ज में काफ़ी लोग घायल हुए, काफ़ी लोगों को चोट आई। एक घटना तो ये हुई है। शंकर गुहन योगी से बातचीत आपको कुछ याद है? क्या बातचीत होती थी? कोई खास बातचीत कुछ ऐसा नहीं था, कोई राजनीतिक चर्चा होती हो, क्योंकि वो एक अलग विचारधारा के थे, आप लोग अलग। वहाँ लोग साथ में मतलब मिलजुल के रहते थे, कोई बहस मुबाहिसा नहीं होता था, क्योंकि सब वहाँ पर थे और किसी को मालूम नहीं था कब। ये बतलाइए मुझको, ये तो अंतहीन चल रहा था, महीने पे महीने हाँ, वही तो निकल जा रहे थे। हाँ। आप लोगों की आपस में बातचीत क्या होती थी? क्या लगता था आपको इसका अंत क्या होगा? हम लोग ये तय करते थे, एक तो क्या है, हम लोगों ने एक रूटीन बना ली थी। जैसे मेरा जैसा आदमी जो व्यायाम वगैरह करता था, घूमता था, ऐसे कई लोगों ने रूटीन बना ली थी। और फिर नई जेल में शुरुआत के समय में जब लोग बहुत परेशान हुए, तो पंडित शिव कुमार शास्त्री, जो जनसंघ के प्रदेश के उपाध्यक्ष भी रहे, राजनांदगांव वाले, वो क्या करते थे, वहाँ प्रवचन करते थे और महाभारत और रामायण के उदाहरण देकर लोगों का मनोबल बना करके रखते थे। तो उसके कारण भी लोगों का थोड़ा मनोबल था, थोड़ा वक्त निकल जाता था। हम जैसे लोग जो थे, नौजवान थे, कोई हमारी उम्र नहीं थी, कोई जिम्मेदारी नहीं थी, इसलिए निश्चिंता थी, बस इतने था करियर नहीं बनेगा हमारा, लेकिन उसकी कभी चिंता की नहीं। तो हम जैसे जो पढ़ने लिखने वाले लोग थे, वो किताबें मंगा लेते थे बाहर से। अच्छा। तो हमारा तो समय उसमें निकल जाता था। लेकिन बहुत लोग परेशान थे, बहुत लोगों ने अपने क्षमा याचना करके बाहर निकलने की भी कोशिश की। कुछ लोग एक आध दो चार निकले भी, लेकिन ऐसे भी बहुत सारे लोग थे जिनके घर में कोई और नहीं था, तो इस प्रकार के लोगों ने किया। कोई बड़ा नाम आपको याद पड़ता है जो क्षमा याचना करके निकले हों? नहीं, हम निकले कोई नहीं। दो चार लोगों के बारे में हमको मालूम ये पड़ा कि उन्होंने क्षमा याचना लिखी है, लेकिन वो कोई बहुत बड़े स्तर के लोग नहीं थे। ठीक है।
हाँ, कोई बड़ा नाम वहाँ पर कोई, जैसे बड़े नामों में कौशिक थे, ब्रिजलाल वर्मा थे। बाहर की खबर क्या आती थी, कैसे आती थी कि इमरजेंसी में देश में प्रदेश में क्या चल रहा है? कभी कभी कोई बाहर गया, जैसे वहाँ गए, अस्पताल गए, में परिवार आपको के लोगों ने बताया। और कभी कभी कोई पेरोल पर चला गया, किसी किसी को पेरोल मिल जाती थी, पेरोल पर चला गया 7 दिन 8 दिन की, लेकिन वो भी साल भर के बाद ही हुआ, उसके पहले नहीं हुआ। तो वो कोई खबर ले आया और कहीं ना कहीं से थोड़ी उड़ती फुड़ती खबरें आ जाती हैं। ये उस समय जेल के भीतर पता लगा कि बाहर जबरिया नसबंदी चल रही है, ऐसी कोई खबर आई? नहीं, वो खबरें बाद में हम लोगों को पता लगी जब हम बाहर निकल कर आए। जेल में रहते ये चर्चाएं नहीं पहुंची? चर्चाएं नहीं पहुंची। अखबारों में सेंसरशिप है, ये पता लगा होगा। अखबार जो आते थे उसमें कई चीजें काटी हुई वो करके देते थे अखबार हमको। हाँ, यानी सेंसरशिप में निकलते थे, लेकिन उसके बावजूद कुछ खबरों को काट देते थे ताकि कटा हुआ अखबार मिलता था। तो उससे कुछ खास खबरें मिलती नहीं थी। आपको प्रदेश की सरकार और देश की सरकार उस समय जो थी, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, सत्तारूढ़ पार्टी, इसकी तो खबर रही होगी? ये खबर तो आ जाती थी कि अब श्यामाचरण शुक्ल मुख्यमंत्री बन गए हैं। हाँ। और वहाँ बदल हो गया है। विद्याचरण सूचना प्रसारण, हाँ, रेडियो टीवी के मंत्री हैं। हाँ, ये तो खैर इतनी खबर तो अखबारों के माध्यम से भी मिल जाती थी ये सब। लेकिन एक बात थी, अनिश्चितता तो थी कि छूटेंगे कि नहीं छूटेंगे, कब छूटेंगे, कितना चलेगा, ये अनिश्चितता के कारण लोगों में और बेचैनी थी, निराशा आ रही थी। लेकिन हम जैसे लोग जो थे, हम ये कहते थे कि भाई 5 साल हम प्रतीक्षा करेंगे, 5 साल के बाद देखेंगे, जेल तोड़ के भाग सकते हैं, क्या कर सकते हैं, 5 साल तक तो प्रतीक्षा करेंगे। इस प्रकार की चर्चा हम लोगों के बीच में होती थी। अब इस बीच में कुछ लोग उम्र में आपसे बड़े भी थे, सरदारी लाल गुप्ता बहुत सारे लोग आपसे बड़े थे, ब्रिजलाल वर्मा आपसे बड़े थे, कौशिक भी बड़े थे। ये तो इनकी उम्र हमसे ज़्यादा ही थी, काफ़ी ज़्यादा थी। सोम प्रकाश गिरी भी आपसे बड़े थे। हाँ, बहुत बड़े थे। तो हम लोग तो उस समय आप समझ लीजिए 22, 24, 25 साल के थे। और ये डॉक्टर रमेश वगैरह, डॉक्टर केशव सिंह वगैरह 30 साल के रहे होंगे। ये लोग बड़े थे, सरदारी लाल गुप्ता सरदारी लाल गुप्ता आज 100 साल के हैं। हाँ, हम जो 25 साल के बड़े हैं। हाँ, कम से कम 1 जनरेशन 2 जनरेशन बड़े थे। ऐसे काफ़ी लोग थे। एक और घटना का मैं उल्लेख करना चाहूँगा, और उसमें आपको ये पता लगेगा कि जेल में मानसिकता क्या होती है। मैंने आपको बताया कि जैसे मीसा फर्स्ट और सेकंड होते थे। जयनारायण अग्रवाल जी जनसंघ के अध्यक्ष थे हमारे रायपुर जिले के। उस समय संयुक्त जिला था, धमतरी, महासमुंद, ये सब इसमें शामिल था। तो वो उनकी तबीयत, उनका हृदय का मामला था, तो बीमार रहते थे। तो मीसा फर्स्ट में उनको दिया था, तो उनको 4 डबल रोटी मिलती थी। तो बी बैरक में हमारे पास एक ऐसा कमरा था जिसमें एक चूल्हा भी था, तो मैं उनको डबल रोटी सेक करके दे देता था। कौशिक भी मीसा फर्स्ट में थे। तो कौशिक जी का एक पीला राम करके बस्तर का एक कार्यकर्ता था, वो उनकी डबल रोटी सेकता था। मैं डबल रोटी सेक रहा था, वो भी सेक रहा था। और 4 डबल रोटी मैंने गिना, मेरे पास 3 ही डबल रोटी है। अच्छा। तो मेरे को कायदे से उससे पूछा, मैंने कहा भाई एक डबल रोटी तूने लिया है क्या? तो उसने कहा नहीं, मैंने नहीं लिया है। तो मेरे को चुप हो जाना चाहिए था। मैंने कहा नहीं, तूने 4 डबल रोटी, मेरी 1 डबल रोटी ली, दे मेरे को 1 डबल रोटी। तो उसने कहा मैंने नहीं लिया है। मैंने उसको तमाचा मार के उसे 1 डबल रोटी छीन ली, जबकि 1 डबल रोटी का क्या महत्व है। तो साहब वो डबल रोटी ले जाके मैंने जयनारायण जी को दे दी, कर लिया। हमारे साथ पंडराव कृदत्त जी भी थे। अब उनको पता नहीं क्या बुरा लगा, तो पंडराव कृदत्त ने फौरन जेल सुपरिटेंडेंट की चिट्ठी लिखी कि बड़े बदमाश लोग हैं, इनको यहाँ से हटाया जाए। अच्छा, झंझट तो मेरे साथ हुई थी, लेकिन हमारा एक 3-4 नौजवान लोगों का आपस में था। मैं था, डॉक्टर रमेश और मांगेराम अग्रवाल खरसिया का, हम 3 लोग मोटा मोटा साथ में रहते थे, बैठते थे, बात करते थे।
तो हम 3 लोगों का नाम लिख करके उन्होंने जेलर को भेज दिया। अब जेलर को मौका लग गया, उसने हमको आइसोलेशन वो थे, वो भी जनसंघ से ही आए हुए। संघ के थे भाई। हाँ। संघ के प्रमुख थे। अब पता नहीं उनको क्या बुरा लग गया कि उन्होंने वो चिट्ठी लिख दी उनको। हालांकि उसके बाद भी हमारी जेल से बाहर निकलने के बाद अनेक बार मुलाकात हुई, लेकिन ना हमने छेड़ा ना उन्होंने कुछ बात कही। लेकिन उनके चिट्ठी का प्रभाव ये हुआ कि बैरक बदल गई आप लोगों की। नहीं, बैरक नहीं बदली, हम लोगों को आइसोलेशन सेल जिसको बोलते हैं, जो सजा के बतौर, जेल की भाषा में जिसको गुनाह खाना कहा जाता है, वहाँ पर बदमाश लोग जिनको हथकड़ी बेड़ी लगा करके रखा जाता है और फांसी के कैदी वहाँ पर रखे जाते हैं, वो एकदम अलग होता है। तो 24 कमरे थे उसमें, तो हमको वहाँ भेज दिया। अब ये हुआ कि हम तीनों को अलग अलग बैरक में रखा, और वो बैरक कितनी, मतलब वो कोठरी कितनी बड़ी, एक कबर और मतलब 7 फीट लंबा और 3.5-4 फीट चौड़ा, केवल इतना मामला। और उसमें एक नियम है कि उसमें विषम संख्या में लोगों को रखेंगे, 1, 3, 5, हालांकि 5 लोगों की तो गुंजाइश ही नहीं, ज़्यादा से ज़्यादा 3 रख सकते हैं। 3 में भी वो जो बैरक में एक, ये क्यों था विषम संख्या का? वो इसलिए कि कभी कोई झंझट हो जाए, किसी के मार पिटाई हो जाए, किसी को मार दिया जाए, तो कम से कम एक आदमी बताने वाला हो। अच्छा। तो मान लीजिए 2 लोगों में झगड़ा हुआ, एक ने दूसरे को मार दिया, तो कैसे क्या हुआ, तीसरा कोई है तो बता देगा। तो इस वजह से अब जो भी उनका नियम हो, इस प्रकार का नियम था। उसमें एक नियम और है उस बैरक में, कि आपको केवल 6 से 6:30 बजे तक आधे घंटे के लिए बाहर निकाला जाएगा, 23.5 घंटे आपको अंदर रहना पड़ेगा। अच्छा। और एक कबर रहे उसमें, और एक एल्यूमिनियम का तसला जिसमें फिनाइल डाल दिया जाता है। आपको पेशाब लगे, शौच हो, आप उसी तसले में करो, उसी तसले में करो। बाहर एक हंडी, जंगले के बाहर एक हंडी रहेगी, हंडी के ऊपर एक गिलास रखा रहेगा, तो उसमें से पानी ले लो आप, उसमें से पियो भी और बाकी भी उपयोग करो। आधे घंटे के लिए केवल आपको छोड़ा जाएगा, 23.5 घंटे आपको अंदर रहना पड़ेगा। बड़ा पनिशमेंट था। बड़ा पनिशमेंट था, इसलिए उसको गुनाह खाना बोलते थे। जो बदमाश कैदी थे, हथकड़ी बेड़ी डाल करके उनको रखा जाता था उसमें। लेकिन हम लोगों ने तय किया, अच्छा उसमें बल्ब भी पूरी रात जलता था, बंद नहीं होता था, ताकि उजाला रहना चाहिए, जो गार्ड है उसको दिखना चाहिए सब करके। तो साहब हमको वहाँ रख दिया। उसमें एक नियम और है वहाँ पर जेल में, कि जेल का सुपरिंटेंडेंट हर बैरक को हफ्ते में 1 बार विजिट करेगा, मतलब वहाँ जाएगा, देखेगा, कैदियों से बात करेगा, ये सब करेगा। इसमें उसको हफ्ते में 2 बार आना है। अच्छा। एक तो जेल की बाहर की 4 दीवारी होती है, फिर हर बैरक की अपनी 4 दीवारी होती है। तो हम लोगों ने एक तो सबसे पहली बात तय किया कि हमको आप 24 घंटे नहीं बंद करोगे, जैसे बाकी जेल में 6 बजे बंद होता है वैसा ही हमको बंद करोगे। और वो हमने स्वीकार करा लिया कि हम तीनों को अलग अलग रखते थे, लेकिन 6 बजे हमको बाहर निकालते थे, शाम के 5, 5:30, 6 बजे जब अंधेरा हो जाता, जैसे जेल बाकी बंद होती थी वैसे बंद करते थे। अच्छा, मेरे और डॉक्टर रमेश के लिए अच्छा था, रात भर लाइट जलती थी, हम लोग ढेर सारी किताब मंगा लेते थे, पढ़ते थे, हमको कभी परेशानी नहीं हुई। लेकिन मांगेराम को हमारी बड़ी दिक्कत हो गई ना, पढ़ने की आदत, और फिर उसको लगा अकेला कैसा रहूँगा, तो उसका डिप्रेशन हो गया, फिर उसको बड़ी मुश्किल से समझा के रखा गया। तो 2 बार विजिट होना चाहिए सुपरिटेंडेंट की, और हमको मालूम पड़ जाता था सुपरिटेंडेंट अब इस बैरक की तरफ आ रहा है। उसका कारण ये था कि जेल में जब वो सुपरिटेंडेंट विजिट करता है तो जितने कैदी होते हैं, राजनीतिक कैदियों को तो नहीं, बाकी कैदियों को उठकुरवा बैठाते थे, ऐसा करके, और ऐसे हाथ बांध के बैठते थे। उसका कारण ये था कि अचानक वो आएगा तो कोई हमला ना कर दे, इसलिए। तो जब वो आता था तब उसके अभिवादन के लिए 1-2 होता था, तो हमको मालूम पड़ जाता था ये आ रहा है। तो हम लोग अपने परकोटे के में जो जंगला बना रहता था वहाँ जाके खड़े होकर के, उसमें एक मुसलमान सुपरिटेंडेंट था वहाँ पर, उसको जो गालियाँ हमको आती थी हम गाली बकते थे उसको, बकते, जो माँ बहन की जो गालियाँ आती थी। साहब 3 महीने हमको रखा। किस लिए? साले मैंने कहा हमको यहाँ पर लाके पटका हुआ है, इसलिए हम खूब गाली बकते थे। और परिणाम ही हुआ कि जब तक हम 3 महीने वहाँ रहे,
हमको 3 महीने के अंदर वो अंदर नहीं आया उस जेल के अंदर। अच्छा, नहीं आया, आना बंद कर दिया। आना ही बंद कर दिया, हम गालियाँ देते थे उसको, तो वहाँ से निकल जाता था वो 3 महीने हमारे लिए बड़े वैसे तकलीफ के रहे। कठिन, वैसे तो हमको कोई कठिनाई नहीं थी। हमको भोजन फिर वही सब कैदियों का जो भोजन मिलता था वो भोजन मिलता था। तो वो 3 महीने हमारे लिए, बाद में फिर इधर उधर लोगों ने ही बात की होगी तो फिर वापस हमको उन बैरकों में ले आया गया। ये मोटे तौर पे सिलसिला ऐसे ही चला पूरा, हाँ, जब तक आप लोग छूटे नहीं। तो ये लोकसभा चुनाव हुआ, लोकसभा चुनाव में कांग्रेस हार गई। कौशिक यहाँ रायपुर से लड़े थे चुनाव, उन्होंने आके जेल में आप लोगों को बताया कि हम लोग ये इमरजेंसी को खत्म कर रहे हैं, आप लोग अभी छूट जाएंगे। और जिस दिन आए शायद उसी दिन छूट गए, छूट गए, यानी उसके बाद ज्यादा वक्त नहीं लगा। तो छूट के आप लोग निकले जब वहां से, तो कहाँ पार्टी ऑफिस गए, बीजेपी ऑफिस? पार्टी ऑफिस, हमारा तो और कुछ था ही नहीं, हम तो पार्टी ऑफिस गए, बाकी लोग अपने अपने घर गए। क्योंकि तो आप रहते पार्टी ऑफिस में ही थे? हाँ, उस समय पार्टी ऑफिस। तो सामान बचा हुआ था कि? मेरे पास सामान ही नहीं रहता कुछ भी, 1-2 कपड़े बस, इसके अलावा कह रहे। बल्कि मेरी एक साइकिल थी, वो तो 4 दिसंबर को ही मैंने दे दिया, और उस दिन मैंने शपथ ले ली कि अब मैं साइकिल नहीं चलाऊंगा। ये क्यों? अब मैंने कहा ऐसे ही तय कर लिया, और मेरा ये है कि मैं जो बात तय कर लेता हूँ उस बात को निभाता हूँ। अब कोई गर्व की बात नहीं है। मैं यहाँ पढ़ता था, मेरे भाई वगैरह भी साथ रहते थे मेरे, तो हम नहीं पढ़ता था नहीं, फिर हमने वो एक्सप्लोसिव की फैक्ट्री डाल दी थी उस समय की बात। हाँ। तो हम हर दिवाली होली को गीदम जाते थे, गाड़ी थी हमारे पास, गाड़ी में ही चले जाते थे। तो एक बार दिवाली में जा रहे थे और कांकेर में रुक करके ढाबे में चाय पिया। उसमें चाय पीते पीते मेरे मन में आ गया कि कल से मैं अब चाय नहीं पीऊँगा। तो उस दिन से जो 84 से मैंने चाय छोड़ी, तो आज तक पी नहीं मैंने। तो वैसे ही उस रोज जब साइकिल मैंने वहाँ छोड़ी, एक लड़का था ऑफिस का, मैंने कहा तू ये साइकिल रख, और उसी समय मैंने तय कर दिया कि मैं अब जो है कभी साइकिल नहीं चलाऊंगा। उस दिन के बाद से मैंने कभी साइकिल नहीं चलाई। वो तो इंसान की अपनी सेहत और धरती की सेहत दोनों के लिए अच्छी चीज़ है साइकिल। हाँ, अच्छी चीज़ है ना। उस समय जलवायु परिवर्तन का इतना बड़ा मामला नहीं था। और अब शुरू करने का माहौल, उम्र अब नहीं रहेगी। लेकिन मैं कोशिश करता हूँ कि मैं जलवायु परिवर्तन में कार्बन डाइऑक्साइड अपनी तरफ से पैदा ना करूँ। देखिए मेरे कमरे में एसी लगा हुआ है, इस साल में मैं कोई आधा घंटा एसी चलाया होगा, उसके अलावा पूरे सीजन में एसी नहीं चलाया मैंने। तो ये जब बाहर निकले आप लोग, और उसके बाद चुनाव घोषित हो गए जल्दी? हाँ, चुनाव जून में हुए, हम लोग मार्च में जून में हुए। तो उस समय फिर हमने गतिविधि शुरू कर दी। दवे जी ने संघ की एक स्कूटर थी, उन्होंने बेची, तो दवे जी ने उसको खरीद लिया। खरीद कैसे लिया कि लोकसभा चुनाव के बाद 5-6 हज़ार रुपये बच गए थे चुनाव खर्च में से। चुनाव खर्च में से 5-6 हज़ार रुपये बच गए थे। तो उन्होंने एक स्कूटर खरीदी, उन्होंने मुझे दी कि अब इसको तुम चलाओगे और पार्टी का काम करोगे। ये लोकसभा के बाद? लोकसभा के बाद। और विधानसभा के पहले? विधानसभा के पहले। तो अब आगे विधानसभा का चुनाव था? आगे विधानसभा का चुनाव था। फिर जब चुनाव के, मैं एक चीज और पूछना रह गया, जितने वक्त आप लोग जेल में रहे, सैकड़ों लोग रहे होंगे छत्तीसगढ़ के, जो 300 लोग थे, जो मीसाबंदी थे। हाँ। इनके परिवार में से बहुत लोग ऐसे रहे होंगे जो खर्च नहीं चलता होगा घर का, तो कोई दूसरे लोग मदद करते थे? बाहर के लोग कि नहीं करते थे? मैंने आपको उल्लेख किया था मोरेश्वरराव गद्रे का। हाँ। गद्रे जी फिर वहाँ से लौट के आए, तो अनंत जोशी के नाम से उन्होंने बिल्कुल कोट पैंट पहनना शुरू किया। अच्छा। और बिल्कुल हैट लगाते थे, कोट पैंट पहनते थे। और जो ऐसे लोग जो बाहर थे, हाँ, और संपन्न थे, उनसे थोड़ा थोड़ा आर्थिक मदद लेकर उन परिवारों को पहुंचाते थे जिनके यहाँ और कोई साधन नहीं था। बहुत ज़्यादा तो नहीं होता था, लेकिन वो करते थे, तो थोड़ी बहुत मदद लोगों की हो जाती थी। तो गद्रे स्मृति भवन उन्हीं के नाम पे रखा गया था। वो भी देखिए 1940 के ये समझिए कि LLB थे, वो चाहते तो अच्छा पोजीशन रख सकते थे और बुद्धिमान व्यक्ति। मुझको ध्यान है, मैं रिपोर्टिंग की शुरुआत थी, गद्रे भवन जाता था मैं, और एक राम प्रसाद दुबे जी संगठन मंत्री बैठते थे वहाँ। राम प्रसाद उइके,
रामप्रसाद उइके थे। उइके, वो एक रामप्रसाद दुबे भी थे। रामप्रसाद दुबे भी थे। रामप्रसाद दुबे जो बाद में गैस एजेंसी में भी बाग काम बहारा करते थे। बाग बहारा का रामप्रसाद दुबे भी थे। जो बाद में गैस एजेंसी में भी काम करते थे। तो मेरा उस समय से परिचय था रामप्रसाद दुबे उनसे। थे, हाँ। ये किरोड़ीमल धर्मशाला के ठीक सामने, एकदम सामने वाला भवन वो था। कार्यालय मंत्री थे। कार्यालय मंत्री थे वो। रामप्रसाद दुबे। तो ये आपके चुनाव लड़ने की नौबत कैसे आई विधानसभा का? अब ये काम शुरू हो गया सब तो दवे जी के कारण। दवे जी ने जोर दे करके मेरा नाम जगदलपुर से रखवाया। जगदलपुर पहली बार अनारक्षित हुई थी। ठीक, उसके पहले तो जगदलपुर भी आरक्षित थी। उसके बाद फिर आरक्षित हो गई थी वो। हाँ। फिर 2008 में फिर अनारक्षित हुई। अब उस समय परिसीमन हुआ तो अनारक्षित हुई और उसके बाद फिर दोबारा परिसीमन जब हुआ तो उसमें आरक्षित हो गई। तो उन्होंने भेजा तो चुनाव लड़ लिया वहाँ। वो जनता पार्टी टिकट से जनता पार्टी टिकट से लोक दल के चुनाव चिन्ह से लड़े, जनता पार्टी के जी। तो उसमें आप विधायक बने। हाँ। लेकिन सरकार 2.5 साल चली। थोड़ा सा इमरजेंसी के तुरंत बाद की राजनीति पे आना चाहता हूँ। जो लोकसभा का चुनाव तो कांग्रेस हार गई पूरे देश में। फिर विधानसभा का चुनाव हुआ तो छत्तीसगढ़ में उस वक्त तक श्यामाचरण शुक्ल मुख्यमंत्री थे इमरजेंसी में। उसके बाद चुनाव हुआ तो सरकार भंग हो गई थी उस समय मध्य प्रदेश की। नहीं भंग नहीं हुई थी, बनी हुई थी सरकार। और विधानसभा कांग्रेस सरकार के चलाए हुए। मुख्यमंत्री थे श्यामाचरण उस समय, हारे हैं वो। हाँ, तो छत्तीसगढ़ में उस समय उस चुनाव में 77 के विधानसभा चुनाव में बड़े मुद्दे क्या थे? ये उस समय भी आपातकालीन मुद्दा था कि भाई ये नसबंदी। अब तो बाहर आ गए थे। अब तो आपको दिख रहा था। नसबंदी भी था, मीसाबंदी भी था, लोगों को जेल में डाला गया, यही मुद्दे थे। और कोई बहुत मुद्दों की जरूरत ही नहीं थी। कांग्रेस के खिलाफ नाराजगी लोगों में थी। वो नसबंदी ने बड़ी नाराजगी। हाँ, वही नसबंदी के कारण बड़ी नाराजगी। भाई जेल के कारण तो जो लोग जेल में गए थे उनके परिवार को ही था, बाकी को ज्यादा मामला था नहीं। बाकी लोगों को सामान्य जीवन में कोई बहुत कठिनाई नहीं थी। जैसा पहले चलता था वैसा ही लगभग चलता था, इसलिए सामान्य जन को कोई बहुत कठिनाई नहीं थी। लेकिन जो नसबंदी वाला मामला था और इसका यहाँ भले नसबंदी का अत्याचार कम हुआ हो लेकिन बाकी देश भर के समाचार तो लोगों के पास आना शुरू हो गए थे। इस वजह से लोगों की नाराजगी थी। फिर भी देखिए छत्तीसगढ़ में एक मिनट, छत्तीसगढ़ में कांग्रेस को बहुत नुकसान हुआ ऐसा नहीं है। मध्य प्रदेश के मुकाबले बेहतर थी 77 में भी। हाँ, कि 53 सीट जीती थी जनता पार्टी और 47 सीट जीती थी कांग्रेस। टक्कर में थी। हाँ। इसलिए यहाँ वैसे भी ज्यादा देखिए, एक तो हमारे छत्तीसगढ़ का आदमी बहुत सहनशील है। नहीं, लेकिन क्यों कांग्रेस को इतनी सीटें मिली थी? इसलिए ज्यादा ज्यादती नहीं हुई थी। और श्यामाचरण शुक्ल आने के बाद तो बिल्कुल ही ज्यादती नहीं हुई थी। अनेक ऐसे लोग थे जिनको श्यामाचरण शुक्ल के कहने से या उनके वजह से सबको पैरोल भी मिले थे। तो इनके ऊपर भी ज्यादा दिक्कतें नहीं। यानी कांग्रेस और श्यामाचरण से छत्तीसगढ़ में बहुत बड़ी नाराजगी नहीं थी। जो पूरे देश में हवा थी, जो लोकसभा के रिजल्ट थे, उसके कारण भी छत्तीसगढ़ अच्छा थोड़ा सा भड़ास निकल गई। लोकसभा के कारण भी भड़ास निकल गई। और आमतौर पे छत्तीसगढ़ में कोई बहुत अत्याचार हुआ ऐसा नहीं था, इसलिए यहाँ पर और कांग्रेस का गढ़ था। लेकिन लोकसभा में बस्तर भी हारी कांग्रेस। हाँ, बस्तर तो ये नहीं, इस समय भी बस्तर से एक भी सीट नहीं मिली थी। हाँ, तो मैं उसी को समझना चाह रहा हूँ। आप बस्तर में पैदा हुए हैं, वहाँ बड़े हुए हैं। बस्तर में जहाँ पेपर नहीं थे, टेलीविज़न नहीं था, साक्षरता बहुत कम थी 77 में। लोकसभा चुनाव में वोटरों को कैसे पता लगा कि इंदिरा गांधी की पार्टी को हराना है? एक छोटा सा उदाहरण मैं आपको बताता हूँ। वो मुझे डॉक्टर रमेश ने बताया था। उन्होंने बताया कि बोरिंग में पानी निकालते वक्त 2 औरतें बात कर रही थी। डॉक्टर रमेश ने सुना या उनको किसी ने बताया। तो एक कहते दीदी ये राजीव गांधी घलो तोप में पैसा खाए है, हम मुँह सुने हो
ये जो बात पहुंचती है ना मुंह वाली, इस बात ने काम किया। लेकिन राजीव गांधी तो उस समय थे ही। मैं आपको एक उदाहरण बताया, उदाहरण बताया कि उस समय का वो फोर्स का नाम जो कोई और रहा होगा। हाँ, नाम कोई और। तो इस प्रकार की बातें धीरे धीरे चर्चाओं से फैलते। क्या होता है देखिए, बस्तर का बहुत सारा आदमी बाहर काम करने को जाता है, आंध्र प्रदेश में जाता है, तेलंगाना में भी जाता है, और असम में भी उस समय चाय बागानों में जाया करते थे। तो लोग आते जाते हैं। तो ये बातें माउथ पब्लिसिटी जिसको बोलते हैं, तो आधी अधूरी बातें पहुंचती है। तो जैसे वो बोफोर्स में पैसा खाया है, तोप में खाया ही नहीं खाया, पैसा खाया है ऐसा बोलते हैं। तो ये बातें इस प्रकार से पहुंचती हैं। और फिर बस्तर वगैरह में एक आदत है कि एक बार जिसको दे देते हैं ना, फिर उसको काफ़ी समय तक चलाते हैं। वो कांग्रेस को दिया तो लगातार कांग्रेस को दिया, फिर उससे वो हो गए तो फिर जिसको देना है उसको दिया। तो ये बदलते नहीं है। लेकिन आपातकाल की ज्यादतियों को लेके छत्तीसगढ़ में कांग्रेस एकदम मिट गई हो, मिट्टी में मिल गई हो, ऐसा नहीं हुआ। बिल्कुल बताया ना, 53 और 47। हाँ, बहुत सीटें थी। बहुत सीटें थी। 53 और 47। यानी अगर 3 सीट इधर उधर हो जाती तो यहाँ तो कांटे की टक्कर थी ये। हाँ बिल्कुल, वैसे भी कांटे की थे ना। 53 और 47 में 6 सीटों का अंतर है। बिल्कुल 3 सीटों का ही गैप था, समझ लें। बस 3 का गैप था, किधर से उधर हो जाती। ये उस समय कहाँ थे पवन दीवान? पवन दीवान जेल में थे ना। जेल में थे। नहीं, आपने नाम नहीं लिया ना उनका। वो कि पवन दीवान जेल में थे। कविता सुनाते होंगे, कुछ करते होंगे, भागवत पढ़ते होंगे, कई हुनर थे उनके पास। हाँ, वो तो बस ये, लेकिन थे जेल में। वो जेल में थे। आपकी बात मुलाकात होती थी वहाँ उनसे? होती थी। ठीक है वीरेंद्र भाई, ये यादें जो हैं और किसी से सुनने मिल नहीं सकती थी। तो आपसे बहुत अच्छी बात हुई वीरेंद्र भाई। फिर बैठेंगे किसी मुद्दे को लेके। नमस्ते। नमस्कार। आपने वीरेंद्र पांडे जी के साथ ये बातचीत सुनी। ये मोटे तौर पर बातचीत अभी और बहुत चल सकती थी, लेकिन हम इसको फोकस करना चाहते थे आपातकाल की यादों को लेकर। उनसे भी हमको बहुत ज़्यादा यादें सुनने नहीं मिली, क्योंकि अधिकांश समय उनका जेल में गुजर गया। वहाँ से निकले तो विधानसभा चुनाव सामने था, उसमें पार्टी ने उम्मीदवार बना दिया, तो बस्तर से जगदलपुर सीट से वो विधायक बन गए। फिर भी 50 साल पूरे हुए हैं आपातकाल के, तो हम चाहते थे कि आपातकाल को देखे हुए किसी व्यक्ति से बातचीत हो। इस नाते बातचीत की। मेरा गला आज बहुत ख़राब है, तो मैं आपसे माफ़ी चाहता हूँ। मैं बहुत ज़्यादा कोई अपील भी नहीं कर रहा हूँ तम्बाकू की, हेलमेट की। फिर मिलेंगे। आपको अगर हमारी ये बातचीत अगर अच्छी लग रही है तो आप हमारे YouTube चैनल इंडिया आजकल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आज बस इतनी ही अपील।